नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 8 बजे हम आरपीएफ एसआई जो 2019 में पेपर हुआ था, आज हम डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2019 की शिफ्ट सेकंड के 50 जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है जो एमसीसी है, एमसीसी का मतलब क्या होता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। उसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो उसका मुख्यालय है आपका लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है। आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो एमसीसी मतलब क्रिकेट क्लब, तो क्रिकेट से ही संबंधित होगा। दूसरा पॉइंट है, यह 1787 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक माना जाता है। इसका मुख्यालय लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है। ठीक है, आपने पूरा अच्छे से ये याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट था 1935 का, ठीक है, उसमें मिला। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों को अपनी विधायिका और जिम्मेदार सरकार चुनने की शक्ति मिल गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, जो बुद्ध हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? तो सभी को पता है, उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक, पहला पॉइंट याद रखना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो है वो 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कुलुबु। ठीक है, देखो कैसे याद रखेंगे, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वहां पर हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको सिद्धार्थ 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। आपने जो मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं। सबसे पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु लुम्बिनी। ठीक है, तीसरी चीज याद रखनी है, उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पीपल के पेड़? तो पीपल का वृक्ष। कौन सी नदी? निरंजना नदी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। ये 4-5 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? अगर हमारी किडनी जो सही से काम नहीं कर रही है तो उसमें क्या होता है? यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरीमिया। क्या कहते हैं? यूरीमिया, यूरेमिया, क्योंकि यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, उस स्थिति को यूरीमिया कहा जाता है। ठीक है, यूरेमिया बिगड़ती गुर्दे की कार्य प्रणाली से जुड़ी एक नैदानिक स्थिति है। आपसे इसके बारे में और कुछ भी नहीं पूछेगा। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो उस टाइम की भी अलग थी और अब भी अलग हैं। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों के, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4 के प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, मतलब कैसे किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य या तो वो आपके साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या उनका जो व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है प्रसिद्ध चोर बंदरगाह, प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर मैं बात करूं केरल की तो ये केरला में स्थित है। प्रसिद्ध चेर कालीन बंदरगाह मुजिरिस केरल राज्य में स्थित है। टोंडी और मुजिरिस प्रमुख चेर कालीन बंदरगाह थे, जिनमें मुजिरिस बंदरगाह भारत रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्या था? भारत रोमन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो प्रावधान है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अगर मैं बात करूँ यूएसए से तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमें जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो पद है वाइस प्रेसिडेंट का, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो। उसके बाद मैं बात करूं ब्रिटेन की, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया। अगर हम बात करें जर्मनी की तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है वो जापान के उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में शाइन डाई शब्द का अर्थ क्या होता है? शाइन डाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, शाइन डाई शब्द का अर्थ अनिश्चित काल के लिए होता है जब सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन की अगली बैठक की तिथि घोषित किए बिना सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, तो इसे शाइन डाई कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूरोपिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो जो यूरोपिया है, जो यूरेशिया है, यूरोप एवं एशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानी स्टेपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेपी कहलाते हैं। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में और डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया तथा पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? अगर मैं बात करूं मीनाक्षी मंदिर की तो मदुरै जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्मन या मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह हिंदू देवता भगवान शिव और उनकी भार्या देवी पार्वती को समर्पित है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जाता है कि भारत में जो श्वेत क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में 1970 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति ने दूध की कमी झेल रहे देश, जो श्वेत क्रांति है उसने दूध की कमी जो देश झेल रहे थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले देश बना दिया, जिससे ग्रामीण भारत में रह रहे लाखों लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग, दुग्ध कृषि, रोजगार और आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसे? संविधान के अनुसार हो सकता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है, जो अनुच्छेद 3 है, वो कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित उपबंध किया गया है। मतलब नए राज्य का निर्माण भी हो सकता है और कोई राज्य में से हम उसकी सीमा बढ़ा के या घटा के, जैसे अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हुआ था, वो आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ था, जिसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों को भागों में मिलाकर या जोड़कर राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है निम्न में से
किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? अगर मैं बात करूं उबेर कप की, तो उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। यह महिलाओं का एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेला जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन ही याद रख लो। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपका 2006 में। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम 1 अक्टूबर 2006 को बदलकर पुडुचेरी किया गया। पुडुचेरी में 1962 के पहले तक फ्रांसीसियों का शासन था। इसे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जो सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है? तो वो आपका मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। स्फीति अंतराल यह बतलाता है कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में उत्पादन आय के लिए जितनी मांग होनी चाहिए, वास्तविक मांग उससे कितनी अधिक है। स्फीति अंतराल मांग अधिक्य तथा कीमत की वृद्धि में प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो सभी को पता है फरवरी से मई तक की होती है एक बजट की अवधि। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई तक होती है। बजट सत्र सबसे लंबा पहला सत्र होता है जो जनवरी के अंत से शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मॉनसून सत्र होता है जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त हो जाता है। और जो तीसरा सत्र है वो होता है शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। टोटल 3 सत्र होते हैं, तीनों के तीनों आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्राउच स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? अगर मैं बात करूं स्प्रिंट की तो उससे संबंधित है। क्राउच स्टार्ट एक प्रकार का बॉडी पोजीशन होता है जो स्प्रिंटर्स अपनी दौड़ शुरू करने से पहले अपनाते हैं। इसमें शरीर को पीछे के पैर से बाहर निकालने से पहले झुकी हुई मुद्रा में रखा जाता है। इसका उपयोग एथलीट्स 400 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धाओं में करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिटिंग स्टार्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। तो वो क्या होता है? समविभव तल होता है। क्या होता है? समविभव तल होता है। समविभव तल नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का नाम नियत होता है। किसी एकल आवेश Q के लिए विभव के नीचे दिए समीकरण के द्वारा बताया गया है V = KQ/R, जिसमें K की वैल्यू होती है 1/4 πEO, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? वो हमारी अनुनाद कहलाती है। जब दोलक पर आरोपित जो प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। अरबी शब्द खरीफ का क्या अर्थ होता है? तो अरबी शब्द जो है खरीफ, उसका अर्थ होता है पतझड़। क्या अर्थ होता है? पतझड़ उसका अर्थ होता है। अरबी भाषा में रबी का अर्थ होता है बसंत का मौसम और खरीफ का अर्थ होता है पतझड़ का मौसम। प्राचीन भारत में फसलों का नाम उनकी कटाई के मौसम के आधार पर रखा गया था ताकि उनकी कटाई का समय कोई भूल न जाए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका पूर्ण गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1997 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो पूर्ण गठन हुआ था लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 1997 में हुआ।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें समाज को दो भागों में अर्थात गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा से ऊपर में वर्गीकृत किया गया था तथा दोनों वर्गों के लिए कीमतों का निर्धारण अलग अलग किया गया। यह व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नहीं थी क्योंकि उसमें समाज का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है। जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्ल है साहिवाल नस्ल है। साहिवाल दुधारू गाय की नस्ल है। इस गाय को पाकिस्तान में साहिवाल जिले में उत्पन्न माना जाता है। यह गाय 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। भारत में साहिवाल गाय हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 में शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जो जीवित प्राणियों में रासायनिक प्लांट्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं। तो ये आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। जीवित प्राणियों में रासायनिक प्लांट्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। एडिनोइस और 3 फॉस्फेरिक समूह से बना यह अणु ऊर्जा ब्रांड में ऊर्जा संगीकृत करता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। तो प्राग्वे जो है वो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। प्राग्वे मध्य दक्षिण अमेरिका में एक स्थलरूप देश है। यह अर्जेंटीना द्वारा दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी में ब्राज़ील द्वारा पूर्व और पूर्वोत्तर तथा बोलिविया के उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है। प्राग्वे की राजधानी असुनसियोन है। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया था। तो जो प्रोफेसर थे गुरुदत्त सोंधी उन्होंने एशिया खेल संघ की स्थापना में योगदान दिया। पहली बार जो एशियाई खेल हुए थे 1951 में हुए थे, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेलों को 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ द्वारा विनियमित किया गया था। 1982 में एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा इसे विनियमित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो टोटल 6 भाषा हैं जिनको सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। भारत में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया था। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किताबुल रेहला जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई। जो किताबुक रेहला है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई और ये किसके शासनकाल में आया था। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किताबुल रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। यह किताब एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव को लिखा है। यह किताब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा की तो वो मालदीव से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा एवं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, सोमालिया, केन्या, कोंगो गणराज्य, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबन,
स्वाटोम और प्रिंसिपे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ावा देता है, तो वो आपका वर्धक है। कौन सा पदार्थ है? वर्धक है। वर्धक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, जैसे अमोनिया NH3 के निर्माण में MO आयरन उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अगर मैं बात करूं कांडला बंदरगाह की तो वो यहाँ पर स्थित है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल पतन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे मुंबई पोर्ट, नाहवा शेवा, मुरमगांव, न्यू मंगलोर, कोची बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों का खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास डैश द्वारा किया गया है, तो ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। मूल अधिकार कौन से हैं, तो आपका बुनियादी, प्राकृतिक, अपरिहार्य जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं। मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो अनुच्छेद होता है 79। उसके अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। ठीक है, लोअर हाउस। यह वयस्क मताधिकारों के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन जो 104 संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें एंग्लो इंडियन सदस्यों को आरक्षण जो समाप्त कर दिया गया था, अब कितनी है? 550 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन का मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है, तो वो आपकी कार्य फंक्शन कहलाती है। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कार्य फंक्शन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ, तो जो अशोक की लिपि थी, देखो भाई, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में की थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में फैंथेलर ने की थी। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं भूरा कोयला, जो तृतीयक कोयला है उसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। यह लिग्नाइट कोयला है जो कोयले की चौथी श्रेणी है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है। लिग्नाइट में तापमान कम और नमी की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, देख लेते हैं। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, करो या मरो महात्मा गांधी, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है, तो आपका कोचीन बंदरगाह जो है भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कोचीन है। इस शिपयार्ड को भारत सरकार ने एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में 1972 में निगमित किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 जो राष्ट्रीय जलमार्ग
संख्या 2 दिल्ली से डैश तक कहाँ जाता है, तो ये आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। वर्तमान में इसका नया नाम 19 हो गया है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 19। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है निष्कासन। ठीक है, देखो वॉलीबॉल खेल जो है उसके दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखा दे तो इसका मतलब होता है खेल से निष्कासन, वह भविष्य के मैचों में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर पीला कार्ड प्रथम बार खेल विरोधी कृत्य करने पर जारी किया जाता है, दूसरी बार खेल विरोधी कृत्य करने पर लाल कार्ड जारी किया जाता है और तीसरी बार उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश के द्वारा संपन्न होती है, तो ये आपकी स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, तो ये आपका पारसी से संबंधित है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है जिनमें उसके विश्वास का सिद्धांत, नियम और मरने के बाद की रीति और पैगंबर जरूथस्त्र की शिक्षाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला था, तो उनको मिला था 1900 में। जो महिलाएं हैं उनको 1900 में। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक से मिला था, जिसमें कुल 997 एथलीटों में से 22 महिलाओं ने 5 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वो आपका स्थगन द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो वो आपकी 1992 में हुई थी। 6 अगस्त 1992 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है, तो प्रकाश मंडल कहलाती है। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत प्रकाश मंडल कहलाती है। प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल सूर्य की अधिकांश दृश्य रोशनी उत्सर्जित करता है और सूर्य की चमक के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है, वो आपकी संघटन आवृत्ति कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था किस दिन लागू हुआ था, तो वो आपका 3 जनवरी को लागू हुआ था। 42वां संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाया गया जिसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। चारों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता प्रदान की गई। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, ये हमारी आज की शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।